नमस्ते दोस्तों, मैं आशीष पाल आप सबका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल द स्टडी व्यू में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में, साथ ही हम जानेंगे परमाणु संख्या के बारे में यानी एटॉमिक नंबर के बारे में, और साथ ही साथ हम पढ़ेंगे मास नंबर यानी कि द्रव्यमान संख्या क्या होती है, और हम देखेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किस तरह से करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखते हैं यहाँ पे, देखिए परमाणु संरचना यानी किसी भी पदार्थ की जो सबसे छोटी यूनिट होती है, जो कि हमें नग्न आंखों से दिखती है, वो होती है अणु, और उससे भी छोटी अगर हम डिवाइड करें तो वो होती है परमाणु। अब परमाणु भी कुछ बेसिक फंडामेंटल पार्टिकल से मिलकर बना है, और इन पार्टिकलों को हम मौलिक कण यानी फंडामेंटल पार्टिकल कहते हैं। अब ये फंडामेंटल पार्टिकल कौन से हैं? तो प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन, जो कि हमने अभी इससे प्रीवियस वाले वीडियो में मैंने आपसे बात की थी। तो देखिए यहाँ पे अब ये दिखता कैसे है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले कि ये जो बीचों बीच रहेगा, किसी भी परमाणु के सबसे बीच का केंद्र जो रहेगा, जो कि ये कहलाएगा नाभिक। ठीक है, ये होगा नाभिक, और उसके चारों तरफ होंगी कक्षाएं। तो ये हो गई हमारी कक्षाएं। ठीक है, ये ठीक समझ में आ रहा होगा। तो ये जो सेंटर में जो दिख रहा है, इसे कहा जाता है नाभिक। नाभिक, ठीक है। अब हमारे पास जो फंडामेंटल पार्टिकल है, फंडामेंटल पार्टिकल मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। फंडामेंटल पार्टिकल कौन कौन से हैं? यानी कि मौलिक कण। मौलिक कण, मौलिक कण कौन से होते हैं? प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। ठीक है, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। मैंने सिंबल बड़ा से कर दिया कि पेन इक्वल्स टू आरटीसी। ठीक है, तो आप समझ जाइए प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। तो ये नाभिक है। इस नाभिक में होता है प्रोटॉन, और साथ में यहाँ पे रहते हैं न्यूट्रॉन। प्रोटॉन और जो न्यूट्रॉन है वो नाभिक के अंदर रहते हैं। ठीक है, अब ये जो होती है, ये जो मैंने यहाँ सर्कुलर बनाया है, इन्हें बोला जाता है कक्षा। कक्षा, या इन्हें कहा जाता है शेल। और इन सेल के अंदर जो होता है वो इलेक्ट्रॉन परिक्रमा करते हैं। अब इलेक्ट्रॉन परिक्रमा करते हैं तो इन कक्षाओं के नाम होंगे कुछ ना कुछ। ठीक है, इन कक्षाओं के कुछ ना कुछ नाम है। तो पहली जो कक्षा है, ये इस कक्षा को बोला जाता है K, दूसरी को बोला जाता है L, तीसरी को बोला जाएगा M, और चौथी को बोला जाएगा N। K, L, M, N, ये हो गई हमारी चार कक्षाएं। तो इनका कुछ ना कुछ नंबर होगा। तो ये वाला जो होगा, इसकी n की वैल्यू जो होगी, नंबर होगी, ये पहला कक्षा, ये वाली n जो हो गया दूसरा, और ये वाला जो होगी कक्षा ये तीसरी, और ये वाली कक्षा हो गई हमारी। अब इनके अंदर जो होगा वो इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे। अब जब ये इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे तो यहाँ कुछ ना कुछ इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है, इसमें होंगे इलेक्ट्रॉन। तो ये इलेक्ट्रॉन जो मूव कर रहे हैं, ये कितनी संख्या होगी, ये हमें पता लगाना है। तो ये किस तरह से पता लगाया जाता है कि किस कक्षा के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? तो हमें यहाँ पे बोरबरी का इलेक्ट्रॉनिक जो बोरबरी योजना है, उन्होंने ये बताया कि किसी भी कक्षा के अंदर इलेक्ट्रॉनों की जो अधिकतम संख्या होती है वो हो सकती है 2n²। इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या वो होगी कितनी? 2n²। और ये n क्या है? तो ये नंबर जो है k का नंबर जो है फर्स्ट है। ठीक है, अब हम बात कर ले रहे हैं कि देखिए यहाँ पे कि 2n² हो सकती है। तो बताइए कि k में कितना होगा? तो k कक्षा में कितना हो जाएगा? तो k में कितना होगा? तो 2 गुणे में n की वैल्यू कितनी? 1, इसका वर्ग करेंगे तो कितनी वैल्यू आ जाएगी? 2। मतलब k में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 2। उसके बाद हम बात करेंगे L 2, दूसरा इसकी कक्षा, 2 का वर्ग 4, 4 दूनी 8। ठीक है, उसी तरह से अगर यहाँ पे देखेंगे M, तो M 2 तीसरे नंबर का है, n², 3 का वर्ग 9, और 2 मतलब कि यहाँ पे आ जाएगा 18 इलेक्ट्रॉन। और यहाँ पे सिमिलरली n में देखेंगे तो यहाँ पे 2 गुणे में 4 का वर्ग, तो कितना हो जाएगा? 16, और ये 32। तो हमको पता लग गया कि K में 2 इलेक्ट्रॉन, L में 8, M में 18, और N में जो होंगे वो 32 इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे।
ठीक है। अब यहाँ से आप समझ गए कि किस तरह से इलेक्ट्रॉनों को भरना है। इलेक्ट्रॉनों की जो अधिकतम संख्या हो सकती है बोर-बरी के हिसाब से, वो होगी हमारा 2n²। ठीक है, और n समझ गए आप कि यहाँ पे कक्षाओं का जो है वो डिनोट किया है n के थ्रू, k को पहले नंबर पे रखा गया। अब मेन बात यहाँ पे ये आती है कि इसके आगे भी ये सिर्फ कक्षा हैं, इनकी भी उपकक्षाएं होती है। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं, तो देखिए इनकी जो ये कक्षाएं हैं इनकी उपकक्षाएं होती हैं। ठीक है, उपकक्षा, कक्षाओं की भी क्या होती है, उपकक्षा, जिसे हम बोलते हैं सब सेल। ठीक, सब सेल जो होते हैं वो होते हैं S, P, D और F। S, P, D, F जो होते हैं ये सब सेल होते हैं। तो ये प्रत्येक कक्षा, जो एक कक्षा है वो भी कुछ उपकक्षाओं से मिलके बनी हुई है। तो अगर यहाँ पे देखा जाए तो जो हमारा K जो कक्षा है वो बनी हुई है, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। ठीक है, थोड़ा सा मिटाना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे जो K कक्षा है वो मिली हुई है S से, जो हमारी L है वो मिला है S और P से, उसके बाद जो M है वो बनी है S, P और D से, और जो N है वो है S, P, D और F से। इसके बाद जितनी भी कक्षा आएंगी वो सारी SPDF होगी। अब बेसिकली आप ये देख लीजिए। अब देखिए मैं आपको इसको प्रूफ करके बताता हूँ कि यहाँ पे देखिए जो S उपकक्षा है इसमें 2 इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं, P में 6 भराए जा सकते हैं, D में 10 भराए जा सकते हैं और F में 14 इलेक्ट्रॉन भराए जा सकते हैं। तो यहाँ पे समझने की बात यह है कि K में जो होता है S और S में कितने हैं 2। तो अब भी देखा, मैंने आपको बताया था कि K कक्षा में कितना S से मिलके बनी है तो 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, जो हमारी L कक्षा है वो किससे मिलके बनी है, S और P से। S में 2 और P में 6, कितने हो गए 10। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे अधिकतम जो इलेक्ट्रॉन भराए जा सकते हैं वो भराए जा सकते हैं SP में 6 और 2 10 इलेक्ट्रॉन हम भर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखिए कि 6 और 2 8, और यहाँ पे M में S, P, D। ठीक है, तो यहाँ पे S में 2, P में 6, 8 और ये जो D में 10, तो कितने हो जाएंगे यहाँ पे 18 इलेक्ट्रॉन। और उसके बाद S, P, D और F ये आ जाएगा N कक्षा में। तो यहाँ S में 2, P में 6, 8 और D में 10, 18 और F में 14। ठीक है, तो ये हो जाएंगे हमारे 32। तो देखिए पूरा सिमिलर आ गया है हमारा फिर से। तो आप समझ गए होंगे कि ये कक्षा जो है वो उपकक्षा से मिलके बनी है और हर उपकक्षा में कुछ निश्चित इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं। S में 2, P में 6 और D में 10, F में 14 इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि अब यहाँ पे देखिए कि नाभिक तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलके बना है। और प्रोटॉन क्या होता है, प्रोटॉन जो होता है वो पॉजिटिव चार्ज होता है और न्यूट्रॉन में कोई भी आवेश नहीं होता है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज होता है। ये हमने वीडियो में कल बात की थी। तो अब यहाँ पे बात ये आती है कि मास नंबर और नंबर किसको कहा जाता है, यानी कि द्रव्यमान संख्या, और इसे भी नहीं रहने दीजिए। ठीक है, चलिए तो अब हम बात कर लेते हैं कि परमाणु संख्या किसे कहा जाता है। परमाणु संख्या, परमाणु संख्या यानी एटॉमिक नंबर किसको कहा जाता है। तो देखिए यहाँ जिसके नाभिक में है ना, किसी भी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या उस परमाणु की परमाणु संख्या या एटॉमिक नंबर कहलाता है। ठीक है, तो अगर किसी के पास किसी भी परमाणु के नाभिक में 2 प्रोटॉन हैं, तो 2 प्रोटॉन हैं, इसका मतलब कि उसका एटॉमिक नंबर जो होगा वो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, और किसी भी परमाणु में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या हमेशा बराबर रहती है, ये याद रखिएगा, क्योंकि इन दोनों का चार्ज समान होता है। प्रोटॉन में
धन का या प्लस 1.6 इंटू 10⁻⁻90 कूलाम आवेश होता है और इलेक्ट्रॉन में -1.6 इंटू 10⁻⁻90 कूलाम आवेश होता है। तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या हमेशा बराबर होती है। तो प्रश्न ये आता है कि इलेक्ट्रॉन की संख्या से ही बता दीजिए कि इसका एटॉमिक नंबर क्या है। तो इलेक्ट्रॉन की संख्या से हम क्यों डिनोट नहीं करते, उसका सबसे बड़ा रीजन है कि इलेक्ट्रॉन ही वो चीज है जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं। या तो इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफर होता है, या इलेक्ट्रॉनों का गेन होता है, इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान होता है, या इलेक्ट्रॉन साझा करके एक नया बंध बनाते हैं, जिसके कारण इलेक्ट्रॉनों की संख्या में परिवर्तन हो जाता है। तो ये एक कांस्टेंट नहीं है, लेकिन प्रोटॉन की संख्या समान रहती है। इसलिए जो एटॉमिक नंबर है या परमाणु संख्या है वो हमेशा हम प्रोटॉन की संख्या से दर्शाते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अब हम बात करते हैं द्रव्यमान संख्या की। द्रव्यमान संख्या किसे कहा जाता है? तो देखिए, द्रव्यमान संख्या यानी मास नंबर किसे कहा जाता है? तो किसी भी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की संख्या, याद रखिए संख्या इंपॉर्टेंट है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या को मास नंबर कहा जाता है। ठीक है, किसी भी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन की संख्या को मास नंबर कहा जाता है और इनके योग को न्यूक्लियॉन कहा जाता है। ठीक है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, इनके योग को न्यूक्लियॉन क्या कहा जाएगा? न्यूक्लियॉन कहा जाता है। अब देखिए, ये न्यूक्लियॉन जो है न्यूक्लियॉन कहा जाएगा। ठीक, यहाँ तक बात समझ में आ गई। तो देखिए, ये नाभिक जो होता है वो यहाँ जो सब ठोस होगा, किसी भी परमाणु के अंदर जो मास होगा वो किसके कारण होगा? नाभिक के कारण। और नाभिक में ही क्या होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो हमें मास नंबर बताने में बहुत आसानी हो जाएगी कि प्रोटॉन न्यूट्रॉन की संख्या के योग ही जो है वो मास नंबर हो जाएगा। ठीक है, और याद रखिए प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर होती है। तो प्रश्न इस तरह से बनता है कि आपको न्यूट्रॉन की संख्या दे दी जाएगी और इलेक्ट्रॉन की संख्या दे दी जाएगी। अब बताइए कि इसमें प्रोटॉन कितना है, या प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या दे दी जाए और पूछा जाएगा कि इसके परमाणु में इलेक्ट्रॉन क्या है, तो आप बहुत आसानी से बता सकते हैं। क्यों? क्योंकि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या तो हमेशा बराबर रहती है। या मास नंबर दे दिया जाए या किसी भी चीज का बोल दिया जाए कि मास उसका 32 है। ठीक है, और न्यूट्रॉन की संख्या 10 है, तो बताइए कि इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगी? अगर किसी का भी मास नंबर मान लेते हैं एग्जाम्पल 32 है और न्यूट्रॉन की संख्या 10 है, तो बताइए प्रोटॉन कितने होंगे? तो मास नंबर किसको कहा जाता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को। तो 32 में से 10 माइनस कर दीजिए तो 22। तो बताइए प्रोटॉन भी 22 और फिर इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे? 22। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ तक हम समझ गए द्रव्यमान संख्या और मास नंबर यानी एटॉमिक नंबर भी समझ गए। अब आगे बढ़ते हैं। अब हम करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यानी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालते हैं हम। ये क्यों बताया है मैंने, ये समझिएगा। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यानी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है, किस तरह से कहा जाएगा? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यानी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने के लिए हमें उपकक्षाओं की जरूरत होती है, एस पी डी और एफ। और किसकी जरूरत पड़ेगी? एटॉमिक नंबर की जरूरत पड़ेगी। और एटॉमिक नंबर क्या होता है? प्रोटॉन की संख्या को ही क्या कहा जाता है? एटॉमिक नंबर कहा जाता है। तो सपोज करते हैं कि हम लेते हैं कोई भी एक एलिमेंट ले लेते हैं, कार्बन, जिसकी परमाणु संख्या कितनी है? तो कार्बन की इसको नीचे डिनोट करेंगे और कार्बन की परमाणु संख्या एटॉमिक नंबर जो है वो है 6। अब इसका हमको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किस तरह से बनाया जाए, क्योंकि पेपर में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ही दिया जाएगा। तो देखिए यहाँ पे कार्बन पहली कक्षा 1, उसमें कितने सब सेल होते हैं? 1, और 1 में कितना इलेक्ट्रॉन भराया जा सकता है? मैंने लिखाया था तो 2, तो यहाँ पे ऐसा लिख दीजिए 1s2। ठीक है,
उसके बाद दूसरी कक्षा का पहला सबसेल S, तो ये हो जाएगा 2 इसमें भरा सकते हैं। फिर दूसरी कक्षा में कितने से मिलके बनी 2, एक और है जिसमें हम यहाँ पे P में कितने भर सकते हैं 6, लेकिन हमारे पास है कितने, तो 2 2 4 हो गए और 2 और भर सकते, तो ये हो गया हमारा 2। तो 1s2 2s2 2p6, ठीक है। यहाँ पे हम ले लेते हैं मैग्नीशियम 12। अब बताइए इसका कैसे करें, तो 1s2 पहली कक्षा S सबसेल से मिली है, दूसरी कक्षा का पहला सबसेल 2 यहाँ भर सकते हैं। P में कितने भर सकते हैं, तो 6 भर सकते हैं। 1s2 2s2 और 2p6, तो यहाँ पे कितने हो गए 2 2 4 और 6 10, और उसके बाद तीसरी कक्षा और इसका 2, तो हमने कर दिया यहाँ पे 3s2, ठीक है। चलिए उसके बाद हम कैल्शियम, और इसका एटॉमिक नंबर है 20, तो इसके लिए करते हैं 1s2 2s2 2p6, ठीक है। 1s2 2s2 2p6 कितने हो गए, तो 10 हो गए। उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा 3s2 3p6, तो यहाँ पे हो जाएंगे 18, है ना। और यहाँ पे 3d10 हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं लिखेंगे, हम क्या लिखेंगे 4s2 2 2 4 6 10 और 2 और 6 18, ठीक है। और ये 4s, ऐसा क्यों किया गया है, क्योंकि अंतिम कक्षा में समझिए कि अंतिम कक्षा में हम इस तरह से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं कर सकते, क्योंकि हमें यहाँ पर अंतिम कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन 8 बताने हैं, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा जंप करेगा और इसका कॉन्सेप्ट थोड़ा सा अलग है, तो वो हम आगे वाले लेक्चर में कभी डिस्कस करेंगे, पर इसका मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। ये इसलिए बताया है क्योंकि थोड़ा सा आपको आसानी हो जाए इनको करने में, ठीक है। चलिए अब देखिए यहाँ पे कि ये जो होता है ये अंतिम कक्षा के इलेक्ट्रॉन है, ये भी अंतिम कक्षा के इलेक्ट्रॉन है। तो जो अंतिम कक्षा के इलेक्ट्रॉन है यही रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं। और रासायनिक अभिक्रिया में जो भाग लेते हैं, ठीक है, वो इलेक्ट्रॉन को संयोजी इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। कौन सा इलेक्ट्रॉन, संयोजी इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। और ये जो बाकी जो भाग नहीं लेंगे वो कहलाएंगे कोर इलेक्ट्रॉन। इसको वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी बोलते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, है ना। और ये बाकी हो जाएगा कोर इलेक्ट्रॉन। तो मुझे उम्मीद है कि ये समझ में आ रहा होगा कि किस तरह से कॉन्फ़िगरेशन किया गया। ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट अलग है, क्योंकि केमिस्ट्री एक्सेप्शन का ही नाम है, यहाँ पे लगातार एक्सेप्शन चलते हैं। हमें आपबाउ का नियम पढ़ना पड़ेगा, और आपबाउ के नियम में आपको पता चलेगा कि क्यों इस तरह किया जा रहा है। पर आपका भी पेपर में लेवल उतना नहीं आएगा, इसलिए इसको हम छोड़ते हुए चल रहे हैं। तो उम्मीद है कि ये समझ में आया होगा आपको, और यहाँ से आपने काफ़ी कुछ इस वीडियो से सीखा होगा। आपका ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आगे ऐसे ही पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए।